जय हिंद दोस्तों, मैं हूं कर्नल दानवीर और आज आपसे बात करने जा रहे हैं सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, उनकी अहमियत और उनसे जुड़ी जियोपॉलिटिक्स के बारे में। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, जैसा कि आपको मालूम है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये हैं सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स। ये 1991 तक सोवियत यूनियन का हिस्सा थे और सोवियत यूनियन के बिखरने के बाद ये मुल्क आज़ाद हो गए। ये सारे के सारे मुसलमान ममालिक हैं, लेकिन बहुत ही सेकुलर हैं। रिलीजन इनका पर्सनल मैटर है, स्टेट का इसके अंदर कोई दखल नहीं है। रेडिकलाइजेशन से काफ़ी अलर्ट रहते हैं, ये उसके ख़तरे को अच्छी तरह समझते हैं और बहुत ही प्रोग्रेसिव मुल्क हैं सारे के सारे। इकॉनमी इन सब की बहुत अच्छी है, लोग बड़े अमन पसंद हैं और ये कह सकते हैं कि एक मिसाल है मुस्लिम दुनिया के लिए कि इस्लाम को फॉलो भी किया जा सकता है और सेक्युलरिज्म भी फॉलो किया जा सकता है और शांति भी बनाई रखी जा सकती है। जनरली जैसे ही हम इस्लाम और मुस्लिम ममालिक की बात करते हैं तो दिमाग में एक स्टीरियोटाइप टेम्पलेट आ जाता है कि ये दहशतगर्द हैं, इनटॉलरेंट हैं और ये बहुत ही मजहबी और जुनूनी लोग हैं। लेकिन जब आप सेंट्रल एशियन मुस्लिम ममालिकों की बात करते हैं तो ये बिल्कुल विपरीत इनकी छवि, इनके काम करने का तरीका और रहन सहन, सोसाइटी के अंदर मूवमेंट और सोसाइटी के अंदर रिलीजन की स्पेस, ये सब बिल्कुल अलग है। बहुत ही लिबरल और बहुत ही फैंटास्टिक लोग जिसको कह सकते हैं हम, वो हैं। अब ये इलाका जो है, ये इसकी थोड़ी बदकिस्मती भी है और खुशकिस्मती भी है। खुशकिस्मती इसलिए है कि ये अरब ममालिकों से दूर है, आइसोलेटेड है और एशिया के बीचों बीच ये बसता है, जहाँ पर उत्तर में और पश्चिम में रूस है, पूरब में चाइना है और इनके दक्षिण में ईरान और अफ़गानिस्तान है। इनको जो समस्या है वो सिर्फ अफ़गानिस्तान से है, क्योंकि इनको डर लगता है कि वहाँ से रेडिकल इस्लाम, कट्टरवाद इस्लाम कहीं उनके मुल्क में ना आ जाए। उसके अलावा इनको कोई थ्रेट नहीं है। यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज बहुत हैं, इनके पास में गैस के ज़ख़ीरे हैं, तेल के भंडार हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स और मटेरियल्स हैं, बेशुमार नेचुरल दौलत है इनके पास में। नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से ये काफ़ी रिच है। बहुत कम आबादी वाले मुल्क हैं और यहाँ पर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से चीन ने काफ़ी इंग्रेस करा हुआ है इन मुल्कों के अंदर। अब ये सारे के सारे मुल्क इस बात से परेशान हैं कि चाइना जरूर चेकबुक लेके आके बढ़ के आपको लोन देता है, लेकिन उनके सामने मिसालें हैं। श्रीलंका की मिसाल है, पाकिस्तान की मिसाल है, अफ्रीका के अंदर कुछ मुल्क हैं उनकी मिसाल है, जो बर्बाद हो गए इस लोन बाजी के चक्कर में। पाकिस्तान बर्बादी की कगार पर खड़ा हुआ है। वो आम लोगों को बता नहीं पा रहा है कि कितना भारी कर्ज में डूब चुका है वो चीन के। वो आम लोगों से छुपा के रख रहा है, लेकिन जिस दिन ये चीज बाहर निकल के आ जाएगी, लोगों को मालूम है, लेकिन अभी उस तरीके से मालूम नहीं है कि पाकिस्तान जब आके सामने खड़ा हो और बोले कि हमारा दिवालिया पिट गया। लेकिन सबको मालूम है कि पाकिस्तान का दिवालिया पिट चुका है और आने वाले दिन उसके लिए बहुत ही खतरनाक साबित होने वाले हैं। तो सेंट्रल एशियन ममालिक इस हकीकत को बखूबी समझते हैं और जानते हैं। अभी हाल ही में एक समिट हुआ, OIC का समिट हुआ इस्लामाबाद में। सऊदी अरेबिया के कहने पर यह समिट बुलाया गया और सारे मुस्लिम ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर्स को बुलाया। ये सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के फॉरेन मिनिस्टर दिल्ली में आए और दिल्ली में अजीत डोभाल और जयशंकर, इन लोगों के साथ में बातचीत करी और इस्लामाबाद में अपने नुमाइंदों को
एम्बेसडर्स को, सफ़ीरों को भेज दिया कि आप जाके अटेंड कर दें। बेसिकली एक मैसेज ये दिया कि देखिए हम ज़्यादा फालतू में इंटरेस्टेड नहीं हैं। अब बात करते हैं कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स नहीं चाहते कि वो चाइना के चंगुल में पूरी तरह फंस जाए। वो किसी ना किसी तरह एक बैलेंस बनाना चाहते हैं। अब बैलेंस कैसे बने? बैलेंस रशिया के थ्रू बन सकता है। रशिया का अपना बुरा हाल है। रशिया के थ्रू बैलेंस बनाने का मतलब है कि उनको एग्जिट चाहिए, उनको समुद्री रास्ते चाहिए। तो रशिया के साथ अगर रशिया उनकी मदद करेगा तो नियरेस्ट जो समुद्री रास्ता है वो बाल्टिक सी है, ब्लैक सी है। तो यहाँ पर सामान ले जाने के लिए और फिर पूरी दुनिया में उतारने के लिए इतना ज़्यादा खर्चा हो जाएगा कि उसकी इकोनॉमिक सेंस नहीं बनेगा। तो रशिया अगर मदद करना भी चाहे इन लोगों की तो उसका इकोनॉमिक वो उस तरीके से फ़ायदा नहीं होगा। अब क्या ईरान उसकी मदद कर सकता है? जवाब है कि कर सकता है। और फिर सवाल है कि क्या पाकिस्तान उसकी मदद कर सकता है इस इलाके की? जवाब है कर सकता है। और सबसे ज़्यादा मदद इस पूरे इलाके में अगर रीबैलेंस करना है चाइना को, तो क्या ईरान की वजह से रीबैलेंस हो पाएगा या पाकिस्तान की वजह से होगा? जवाब है नहीं। तो रीबैलेंस कैसे होगा? तो रीबैलेंस के लिए हिंदुस्तान की ज़रूरत पड़ेगी और हिंदुस्तान की ज़रूरत उनको पड़ भी रही है। इसीलिए उन्होंने ओआईसी के समिट को दरकिनार करते हुए जयशंकर की बुलाई हुई मीटिंग को ज़्यादा अहमियत दी, तरजीह दी। और जयशंकर ने भी उसी दिन वो मीटिंग बुलाई। वो भी एक मैसेज देना चाहते थे, अपना दमखम जो है वो पाकिस्तान को बताना चाहते थे कि देखिए हमारे कहने से सेंट्रल एशियन रिपब्लिक हमारे कहने से यहाँ पर आई हैं, वो हमारे खेमे में है। अब सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स ये भी नहीं चाहती कि रशिया पूरा लीवरेज वहाँ पर रखे। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक चाइना से भी खौफजदा हैं। उधर अमेरिका के पाले में जाना चाहती हैं ये सारी रिपब्लिक्स, लेकिन वहाँ पर रशिया की बहुत ज़बरदस्त आपत्ति है। तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स इशू बन गया है सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के लिए। अमेरिका के पाले में जाते हैं तो रशिया और चाइना नाराज़ हैं। अगर चाइना के पाले में जाते हैं तो रशिया को घबराहट है। तो न्यूट्रल प्लेयर बचे हैं इंडिया। अब इंडिया की अहमियत आप उस बात से समझ लीजिए कि अभी 26 जनवरी पे शायद ये सारे के सारे सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के जो सरबराह हैं, जो लीडरान हैं, ये चीफ गेस्ट बन के आ सकते हैं। तो उसके ऊपर बातचीत चल रही है। सो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंडिया एज फार एज द सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स आर कंसर्न। अब पाकिस्तान का इसमें फैक्टर इन करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, पाकिस्तान ने वहाबिज़म और आतंकवाद के जोर पर अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा कर रखा है। अफ़गानिस्तान की जो सरकार है वो दरअसल वो पाकिस्तान की ही इस्टेब्लिशमेंट का एक एक्सटेंशन है, जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की मदद से वहाँ के लोगों को एक यरगमाल बनाया हुआ है और उनके ऊपर चाबुक चलवा रहा है। वो इस मकसद से कि वो अफ़गानिस्तान को अपना एक स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड समझता है। उसको लगता है कि अगर अफ़गानिस्तान प्रॉस्पर हो जाए, अफ़गानिस्तान मजबूत हो जाए, तो वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट की बात नहीं है। पाकिस्तान का इंटरेस्ट उसी में है कि अफ़गानिस्तान में जहालत रहे, गुर्बत रहे, गरीबी रहे, बदहाली रहे, आपस में ये लोग लड़ते रहें। यही उसका इंटरेस्ट है, क्योंकि अगर ऐसा होगा, वो कमज़ोर रहेंगे तो पाकिस्तान अपना गेम वहाँ पर खेल सकता है। अब ये तो रही अफ़गानिस्तान की बात, लेकिन पाकिस्तान ये नहीं समझता, और बेशक ये समझता भी हो, लेकिन उसमें इतना अब दम नहीं रहा, क्योंकि आतंकवाद और रेडिकलाइजेशन पाकिस्तान की जड़ों को खोखला कर चुका है।
अब वो समझ में भी आ रही है। कमर बाजवा ने भी ये कुछ महीने पहले कहा था कि भाई देखिए, पुरानी बातें पुरानी हो गई और अब हिंदुस्तान से दोस्ती कर लेते हैं और हमारा फोकस अब तिजारत की तरफ होना चाहिए। लेकिन इमरान खान को समझ में आ गया कि पॉलिटिकली इस तरीके से सर्वाइवल नहीं है। जब तक हम रेडिकलाइजेशन और मुल्ला मुल्ला मस्जिद मस्जिद नहीं खेलेंगे तब तक हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो पर्सनल इंटरेस्ट जो है वो नेशनल इंटरेस्ट और पूरे खित्ते के इंटरेस्ट से ऊपर हो गया। मैं इसलिए कह रहा हूं कि पाकिस्तान कुछ ना करे, पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिट फीस ले, यानी कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से जो गैस, जो तेल और जो मिनरल्स निकलते हैं या जो व्यापार होता है उसका सिर्फ और सिर्फ टैक्स ले, पाकिस्तान की इकोनॉमी लाइन पर आ जाएगी, पाकिस्तान एक खुशहाल मुल्क हो जाएगा सिर्फ ट्रांजिट फीस के जरिए ही। और रेडिकलाइजेशन को साइड में रख दे और डेवलपमेंट के पाथ पे अगर चल जाए तो पाकिस्तान का बहुत भला हो जाएगा। लेकिन जैसा मैंने बोला कि इस मुल्क की बुनियाद ही नफरत और भारत के की मुखालफत पर बनी है। हिंदुओं से नफरत, हिंदुओं से दुश्मनी के बेसिस पर ये मुल्क बना है। खून बहाने की फितरत 1947 से लेके आज तक की है। इतनी जंगें पाकिस्तान ने लड़ी, सारी जंगें पाकिस्तान ने शुरू करी। कश्मीर की नस्लें बर्बाद कर दी इसने अपने एक तरफा कश्मीरी पागलपन को लेकर। और अब पूरा यू टर्न लेके और एक नॉर्मल मुल्क की तरह आगे बिहेव करना इसके लिए बहुत मुश्किल है। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के अंदर ही सारे मुसलमान हैं और सच्चे मुसलमान सिर्फ पाकिस्तान में बसते हैं। इस्लाम वहाँ पर 1942 से लेके आज तक इस्लाम पाकिस्तान में खतरे में है। 2400 घंटे इस्लाम वहाँ पे खतरे में रहता है और गला रेतने को लोग एकदम तैयार रहते हैं। इस किस्म का है पाकिस्तान। तो वो एक नॉर्मल नेशन बन के और वो ट्रेड करे, वो अपने लोगों की खुशहाली देखे, मेरे को लगता नहीं है कि ये उसकी फितरत में है। और अगर वो करना भी चाहें, अब उसके हुक्मरान एक नेशनल पॉलिसी लेके आए हैं ऑन सिक्योरिटी, जिसके अंदर कहते हैं जी इकोनॉमी बड़ी इंपॉर्टेंट है, पीपल सेंट्रिक सिक्योरिटी सॉल्यूशंस होने चाहिए वगैरह वगैरह। लेकिन लोग नहीं मानेंगे क्योंकि लोगों ने तारीख ही मोहम्मद बिन कासिम से पढ़ी है। उससे पहले ना पाकिस्तान कभी था, ना वहाँ पे लोग बसते थे और स्पेस से अल्लाह ने एक टुकड़ा फेंका जो कि धरती पे आके चिपक गया और उसका नाम था पाकिस्तान। और उसके अंदर जो लोग एकदम से पौधों की तरह उग गए और वो थे सच्चे ईमानदार और तगड़े मुसलमान, जहाँ पर इस्लाम हमेशा खतरे में रहता है। तो ऐसी फितरत वाला मुल्क क्या ट्रेड और ट्रांजिट करने देगा? नहीं करने देगा। ये उसकी बुनियाद के खिलाफ है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अगर करता है उसको बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन इसका ऑल्टरनेट क्या है? इसका ऑल्टरनेट है थ्रू ईरान का थ्रू ये ऑल्टरनेट होगा। इंडिया को उतना फ़ायदा नहीं होगा जितना फ़ायदा डायरेक्ट रूट से होता। लेकिन अगर ईरान के थ्रू भी अगर ट्रेड करते हैं हम, ईरान के थ्रू भी अगर एक्सेस बनवाई जाती है सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स की, इंडिया का इन्वेस्टमेंट सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में होता है। इंडिया सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में रिफाइनरीज लगाता है। इंडिया सेंट्रल एशियन रिपब्लिक में ऑयल ट्रांजिट के लिए फैसिलिटीज़ डेवलप करता है। इंडिया छा बहार का इस्तेमाल करके पोर्ट डेवलप कर और मैरीटाइम एसेट्स प्रोवाइड करता है, क्योंकि इंडिया के पास में मर्चेंट शिपिंग भी बहुत एक स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है। तो इंडिया बिल्कुल सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकता है। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को एक किस्म की जो इनसिक्योरिटी है चाइना के थ्रू, रशिया के थ्रू और अमेरिका के थ्रू, उस चीज़ को भी सेटल कर सकता है, बिकॉज इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी अ पीसफुल एंड ए न्यूट्रल नेशन।
तो ये अहमियत है सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स की और ये वहाँ की जियोपॉलिटिक्स है। आई होप आपको ये चीज़ बखूबी समझ आई होगी, क्योंकि मैंने इसको बहुत सरल तरीके से पेश करने का प्रयास किया है। और अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ काइंडली इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। फिर मुलाकात करेंगे नए टॉपिक के साथ। इजाज़त दीजिए मुझको। जय हिंद।